नमस्कार दोस्तों क्या नरेंद्र मोदी भारत देश के मौजूदा प्रधानमंत्री क्या वह मध्यवर्ती चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? क्या इस 18वीं लोकसभा के पूरे 5 साल गठबंधन के दबाव को झेलते हुए क्या मौजूदा समय में सरकार चलाने की स्थिति में नरेंद्र मोदी नहीं है, या फिर यह कहे कि वैकल्पिक सरकार को लेकर के इंडिया गठबंधन के भीतर जो बैठकों का दौर शुरू हो गया है, क्या उसे सरकार बनाने का मौका देने से वंचित करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी? आखिर सत्ता के भीतर या तो हम ही रहेंगे या किसी को रहने नहीं देंगे, सीधे चुनाव में चले जाएंगे। क्या इस हालात को न्योता देते हुए पीएम मोदी दिख रहे हैं? आखिर कई सारे परिस्थितियों से सारी बातें साफ हो जाती है। जी, कल आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनाव के अनाउंस किए गए। न तो यूपी बिहार के उपचुनाव अनाउंस हुए और न ही वायनाड के लोकसभा सीट का, जहां से प्रियंका गांधी वाड्रा का चुनाव लड़ाने की तैयारी है, न तो वहां का उपचुनाव अनाउंस किया गया और न ही महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव का अनाउंस किया गया। आखिर चुनाव घोषित किए गए तो केवल 2 राज्यों का, जम्मू कश्मीर और हरियाणा का। और इन सबसे आगे निकल करके अगर देखिए, और पिछले 10 सालों के दौरान अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की और उन नेताओं के बातों को अगर सुने तो उसके भीतर क्या नजर आता है? एक बात जो कॉमन थी, तमाम बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता, तमाम शीर्ष नेता, कि अकेले बहुमत दीजिए। इस बार तो 400 पार का नारा लगा दिया गया था 2024 के लोकसभा चुनाव में। आखिर अकेले बहुमत की बात की गई और गठबंधन सरकार को इस भारत देश के विकास में बाधक मत बनने की बात ऑन द रिकॉर्ड और ऑफ द रिकॉर्ड, कई बार ऑन द रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते भी रहे। एक बार तो एक भारतीय जनता पार्टी के नेता के दौरान जो बात पूछा गया था कि गठबंधन सरकारों के आप इतने बड़े आलोचक हैं, तो क्या आप सार्वजनिक तौर पर इस बात को कह सकते हैं कि 6 सालों में अटल बिहारी वाजपेयी की गठबंधन सरकार ने भारत देश के कीमती वक्त जाया कर दिया और देश को बर्बाद कर दिया? इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेता चुप्पी साध देते हैं इन बातों पे। आखिर एक दलीय व्यवस्था को देने वाले समर्थक मौजूदा दौर में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो हावी है, और ऐसे में नरेंद्र मोदी का जो मिजाज गुजरात से दिल्ली तक राजधर्म को परिभाषा अकेले बहुमत की सरकार के बूते गढ़ने की जो रही है, क्या वह राजधर्म अब गठबंधन के दौर में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जो नरेंद्र मोदी के ऊपर 2002 में ही थोप दिया गया था, क्या वो राजधर्म अब गठबंधन धर्म निभाने में विफल हो रहा है? क्या उस राजधर्म को उस नरेंद्र मोदी और अमित शाह के ऊपर कोई असर, राजधर्म का असर नहीं हुआ? आखिर इसके पीछे कारण क्या है और परिस्थितियां क्या हैं? तो परिस्थितियां सबसे बड़ी ये होती है कि करीब करीब 250 के करीब सांसद इंडिया गठबंधन के भीतर हैं, या ये कहे कि इंडिया गठबंधन के समर्थन में खड़े हैं। आखिर 234 सीटें तो इंडिया गठबंधन जीत करके आए थे। 10, 12, 14 ऐसे सांसद हैं जो इंडिया गठबंधन के साथ वैचारिक रूप से बाद में आकर के जुड़ते हुए, या फिर ये कहे कि मौजूदा एनडीए गठबंधन के विरोध में खड़े होने की वजह से इंडिया गठबंधन के स्वाभाविक साथी बनते हुए दिख रहे हैं। आखिर ये कुल मिलाकर कहे कि 250 के आसपास सदस्यों की संख्या इंडिया गठबंधन की हो गई। और जिस दिन नानी अगर याद करा दिया, नानी मतलब नीतीश और नायडू फैक्टर, तो फिर यहाँ पे मौजूदा सरकार की हालत खराब हो जाएगी। नानी की शॉर्ट फॉर्म जिसको नानी कहते हैं ना, उसको नायडू और नीतीश, जी हाँ, ना से नायडू और नी से नीतीश, यानी जिस दिन नानी फैक्टर ने अगर नानी याद करा दिया तो फिर उस दिन तो नरेंद्र मोदी के लिए पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा। इस बात को नरेंद्र मोदी और अमित शाह बखूबी समझ रहे हैं और इस बात को सत्ता के थिंक टैंक बखूबी समझ रहे हैं। और ऐसे में जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह अगर सरकार गिराने की हद तक अगर नीतीश कुमार और नायडू चले गए, खास करके महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद की परिस्थितियों में जब एकनाथ शिंदे के सांसद भी उद्धव ठाकरे कैंप का रुख करते हुए दिखाई दे सकते हैं, तो फिर ऐसे में बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, वो ऐसी खबर आ रही थी कि वो ममता बनर्जी के टच में। और जिस तरीके से बाबू सुप्रिया ने लोकसभा से इस्तीफा देकर के टीएमसी का दामन थामा, उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के 5-6 सांसद ऐसे बंगाल में हो सकते हैं जो लोकसभा से इस्तीफा देकर के टीएमसी का दामन थाम ले। तो कहने का मतलब ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए स्थितियां अनुकूल होने की बजाय जैसे जैसे राज्यों के चुनाव के नतीजे आएंगे, यानी ये कहे कि इस साल के अंत तक जब कई मोर्चे पर यह सरकार विफल होती हुई दिखेगी, तो फिर उस विफलता के लिए पहले से तैयारी करने की अपनी कोशिश, भले उसमें सफलता मिले या ना मिले, नरेंद्र मोदी सरकार जरूर इस बात को समझ रहे हैं। आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा रहा है, लाल कृष्ण आडवाणी के जमाने से भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा रहा है। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड में यूनिफॉर्म क्या है, अगर इस बात को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से अगर पूछ लिया जाए
तो बहुत चंद ऐसे नेता होंगे जिनकी कुछ बात जो है, उनकी कुछ बातों से आपको अपने तरफ से वो सहमत कराते हुए दिख सकते हैं, बहुत कम नेता। लेकिन अब बात यूसीसी से आगे बढ़ गई है। तो लाल किले के प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अभी एक बोलते हुए नजर आते हैं कि अब तक जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है यूसीसी, वो कॉमनल यूनिफॉर्म सिविल कोड, अब इसको सेकुलर, पहले कॉमनल था, अब सेकुलर की जरूरत है। पहली बात तो ये कि इस भारत देश में कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। इस देश में सबको अपने धर्म को, अपने धर्म की मान्यताओं को मानने की वैसे ही आजादी है जैसे अमेरिका जैसे क्रिश्चियन डोमिनेटेड कंट्री में, इंडोनेशिया जैसे मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री में जैसे उनकी अपनी धार्मिकता के हिसाब से अपना होता है, वही फॉर्मूला हमारे देश में चलता है कि धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों को जिस दिन 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान निर्माताओं को उनकी इच्छा को और उनके द्वारा निर्मित संविधान को, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की परिकल्पना को जिस रूप में इस भारत देश में उस समय की पूर्व पारी में भारत के संविधान के रूप में स्वीकार किया और खुद को आत्मर्पित करने की बात कही, उस समय ही तय हो गया था कि ये देश सेकुलर मिजाज का हजारों साल पहले से भी था और वर्तमान समय में भी है। और जब उस सेकुलर मिजाज, उस धर्मनिरपेक्षता के साथ जब भारत चलना शुरू किया, तो ऐसे में यूनिफॉर्म और सेकुलर ये दोनों टर्म और सिविल कोड ये तीनों टर्म एक साथ नहीं मिल सकते। अगर यूनिफॉर्म होगा तो फिर सेकुलर नहीं हो सकता, अगर सेकुलर होगा तो यूनिफॉर्म नहीं हो सकता, और जब ये दोनों वर्ड होंगे तो फिर सिविल कोड नहीं हो सकता, क्योंकि सिविल और यूनिफॉर्म दोनों साथ कैसे हो सकते हैं? यूनिफॉर्म और सेकुलर ये दोनों साथ कैसे हो सकते हैं? ये बहुत ही विचित्र टर्म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से बोल दिया। कम से कम व्यक्तिगत तौर पे जितना बहुत संविधान को जो जानते हैं, अभी भी मतलब एक स्टूडेंट के रूप में भारत के संविधान और हिंदुस्तान की संस्कृति के अनुरूप बनाए गए संविधान को जो इतना लचीला है, जो कि तमाम तरह के संशोधनों को बिना मूल ढांचे के छेड़छाड़ किए उसको संशोधन करने की अनुमति भी प्रदान करता है, उस संविधान में यूनिफॉर्म और सेकुलर का एक साथ आना ये कहीं ना कहीं विरोधाभासी होगा। खैर, बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो बात कह दी, जेपीसी भी बन गई। कहा गया कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के दबाव में और इंडिया गठबंधन के संसद के भीतर यानी मजबूत विपक्ष के विशाल मौजूदगी के दबाव में इस भारत देश के संसद में जेपीसी बनानी पड़ी। और जब जेपीसी बन के तैयार हो गया, जब प्रधानमंत्री ने एजेंडा सेट करने की कोशिश, लाल किले के प्राचीर से एजेंडा सेट करने की कोशिश की सेकुलर सिविल कोड के और इस कोशिश पर क्या इस देश को मध्यवर्ती चुनाव के भट्टी में झोंकने की तैयारी चल रही है? क्या इस देश के मौजूदा 18वीं लोकसभा के ये 5 साल का टर्म नहीं चल पाएगा? जिस लोकसभा के भीतर किसी एक दल को 272 का आंकड़ा हासिल हो, मनमोहन सिंह ने 145 की सदस्य संख्या के बूते, जी हाँ, लोकसभा को 5 साल तक चलाया। दूसरे टर्म में यूपीए 2 में 206 के सदस्य संख्या के साथ लोकसभा को 5 साल चलाया। नरसिम्हा राव ने 232 के सदस्य के साथ इस देश में लोकसभा को 5 साल चलाया। अटल बिहारी वाजपेयी ने करीब करीब 5 साल तक चला ही लिया, क्योंकि उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं था। समय के पहले उनको फील गुड और इंडिया सैनिक का, अन्यथा 182 की संख्या के साथ उन्होंने भी करीब करीब 5 साल की अवधि पूरी करने में पूरी तरह से लगभग कामयाबी हासिल कर लिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। लेकिन मौजूदा वक्त की सत्ता को 272 का आंकड़ा अपने बूथे चाहिए, और उसमें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन की कोशिशें हैं, जिस प्रकार से इन दोनों नेताओं का मिजाज बदलते रहता है, इनकी अलग अलग विचारधारा है, वो भारतीय जनता पार्टी के खूंटे के साथ आखिर महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के बाद बंधे रहते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। और जब इनका साथ बंधे हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो क्या इस भारत देश के भीतर वैकल्पिक सरकार का रास्ता रोका जाएगा? ये यूनिफॉर्म सिविल कोड और इस भारत देश के भीतर जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के बाद, कल्चरल नेशनलिज्म के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते रहे, क्या उसके आश्रय और उसके सहारे इस भारत देश को मध्यवर्ती चुनाव में झोंकने की कोशिश होगी? आखिर मौजूदा वक्त में सत्ता की तैयारी कमोबेश वैसे ही दिख रही है, क्योंकि कई अग्नि परीक्षा एक साथ है। सबसे पहले हरियाणा के अग्नि परीक्षा विधानसभा चुनाव, जिस दिन कांग्रेस की सरकार वहां बन गई, करीब करीब तय मान लीजिए कि शंभू बॉर्डर की स्थिति, दिल्ली के शंभू बॉर्डर की, मतलब 3 तरफ से किसान अपनी मांगों को लेकर के पहुंचेंगे। महाराष्ट्र चुनाव के बाद इस भारत देश के भीतर
विपक्ष की आर्थिक सेहत बेहद ताकतवर हो जाएगी। ये बात करीब करीब तय कही जा रही है। झारखंड के भीतर जिस प्रकार से हेमंत सोरेन ने अपनी बिसात बिछाई है, उस बिसात के बीच भारतीय जनता पार्टी के चुनावी संभावनाओं को पर लगते हुए दिखने की पूरी चांस कुछ नहीं दिख रही है। आखिर ऐसे में बात यदि चंद सप्ताहों के बाद यानी 2025 के शुरुआती के दौर में दिल्ली के भीतर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की जो आम आदमी पार्टी है दिल्ली की, उसके साथ भारतीय जनता पार्टी को यह मुकाबला करना है दिल्ली के भीतर, तो भारतीय जनता पार्टी को बखूबी पता है कि जैसे 7-0 के साथ पिछले 3 लोकसभा चुनाव से दिल्ली का मैंडेट आता रहा भारतीय जनता पार्टी के हाथ में बीजेपी के पक्ष में, ठीक वैसे ही विधानसभा का मैंडेट एक तरफा दिल्ली की बुनियादी जरूरतों के सहारे, शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल के सहारे अरविंद केजरीवाल के पक्ष में जाता रहा है। यहां पर भी सवाल नेता का है। भारतीय जनता पार्टी नेता नहीं खड़ा कर पाई। आखिर भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी ने कभी हर्षवर्धन तो कभी मनोज तिवारी तो कभी किरण बेदी। आज दिल्ली के भीतर भारतीय जनता पार्टी नेता विहीन है, चेहरा विहीन है, और कोई चेहरा नहीं दिखता जो अरविंद केजरीवाल के साथ टकराव कर सके। यानी चुनौतियां बढ़ती जा रही है भारतीय जनता पार्टी के बीच। इन चुनौतियों के बीच नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का रोज रोज का दबाव, एकनाथ शिंदे के सांसदों के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद पलायन की संभावना, और पश्चिम बंगाल के भीतर भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के लोकसभा से कुछ सांसदों की इस्तीफा देकर के टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन करने की जो एक चर्चाएं चल रही है, जो खबरें चल रही है, इन खबरों को माने तो मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार को इस हालात में तो आकर खड़ा कर दिया है जो इस लोकसभा के भीतर इस सरकार को 5 सालों तक टिकाए रखना तो अब छोड़ ही दीजिए, कहते हैं कि करीब 5-6 महीना टिकाए रखना अब मुश्किल होते जा रहा है। तो भला आगे आखिर कौन जाने की क्या होगा। और एक बार यदि विपक्ष ने इसी लोकसभा में सरकार बना लिया तो फिर विपक्ष के ऊपर अपने द्वारा पेश किए गए गारंटी, जो राहुल गांधी ने गारंटी दिया है, जाति जनगणना की बात कही, इन सब का इतना बड़ा दबाव है कि इसको पूरा करने के बाद फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए अगले 10-15 सालों की संभावनाएं छिनती हुई दिख रही है। तो उससे बेहतर है कि मध्यवर्ती चुनाव में सीधे सीधे जाया जाए, और यदि जनता ने समर्थन दे दिया तो ठीक, अगर जनता ने विपक्ष को बिठा दिया तो फिर तोहमत नरेंद्र मोदी के ऊपर आने की बजाय तोहमत भारतीय जनता पार्टी की मध्यवर्ती चुनाव में, तोहमत अमित शाह की चाणक्य नीति के ऊपर आने के बजाय बिल्कुल 2004 की तरह, ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार तो बहुत अच्छी थी, एक ही गलती उनके समय से पहले की चुनाव कराने का जो गलती किया था समय से पहले, उसमें धोखा हो गया। ये कवायद ये सरकार कर सकती है। मौजूदा हालात तो यही बता रहे हैं कि चुनाव में हार और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता जाने के बाद विपक्ष को रोकने की जो अंतिम प्रयास होती है, क्यों ना एक बार कर लिया जाए। आखिर सदन की बहुमत का कौन जाने कि कब तक नीतीश कुमार को ढोते रहे। उनकी अपनी भी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं हैं, चंद्रबाबू नायडू के भी अपनी आकांक्षाएं हैं, शिंदे गुट के लोगों को भी अपनी व्यवस्थाएं हैं। तो फिर ऐसे में पश्चिम बंगाल के भारतीय जनता पार्टी से चुने गए कुछ सांसदों के बीच अपनी राजनीतिक मजबूरियां हैं। तो इन राजनीतिक मजबूरियों के बीच यूसीसी चुनावी हिंदुत्व और तमाम दूसरे मुद्दों के आश्रय, दूसरे मुद्दों के सहारे इस चांस लेने की कोशिश की। आखिरकार कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा देने से इस प्रयास से पीछे जाता क्या है। तो सरकार तो ऐसे भी लोकसभा में जानी है, वैसे भी जानी है, तो बस मध्यवर्ती चुनाव के मौके पर 2-3 महीने सरकार के कार्य अवधि, और उसकी अवधि लंबी हो सकती है, बाकी देश की जनता जो करे वो आने वाला वक्त, आने वाला समय बताएगा। लेकिन मौजूदा समय की राजनीति को देखते हुए कमोबेशी यही प्रतीत होता है कि जैसे बंगाल में एक बार उपवन मुखर्जी 70-71 के दौर की बात करते हैं, 5 या 6 महीने में ही विधानसभा भंग करके मध्यवर्ती चुनाव करा लिए गए थे। क्या अब देश में भी आने वाले समय में मध्यवर्ती चुनाव की बुनियाद तैयार की जा रही है, और इस चुनाव के लिए ही एक पहला, एकलौता नहीं कह सकते, अब ध्यान दीजिए, यह पहले मोहरे के तौर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को सामने लाया जा रहा है। तो आगे आगे देखते रहिए, आने वाले वक्त में, आने वाले समय में नरेंद्र मोदी और कौन कौन से मुद्दों को लेकर के आगे आने की कोशिश करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।